नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। भारतीय संविधान को समझने का हमारा जो ये सफर चल रहा है, उसमें आज हम एक बहुत ही जरूरी पड़ाव पर आ गए हैं। आज हम बात करेंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में। खास तौर पर हम देखेंगे अनुच्छेद 131 से लेकर 135 तक। यही वो आर्टिकल्स हैं जो तय करते हैं कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय कैसे काम करता है और न्याय सब तक कैसे पहुंचाता है। तो ये सभी आर्टिकल्स हमारे संविधान के भाग 5 का हिस्सा हैं, जिसमें संघ न्यायपालिका यानी द यूनियन जुडिशरी की बात की गई है। ये अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बताते हैं। अब ये अधिकार क्षेत्र या जुरिस्डिक्शन आखिर है क्या चीज़? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से मामले सुन सकता है और किस तरह से सुन सकता है। तो चलिए इसे एक एक करके बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के सबसे सीधे, सबसे डायरेक्ट रास्ते की। और ये रास्ता है आर्टिकल 131, जिसे कहते हैं मूल अधिकार क्षेत्र या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो इस मूल अधिकार क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि कुछ ऐसे खास मामले होते हैं जो छोटी मोटी अदालतों में नहीं जाते। वो सीधे, बिल्कुल सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जाते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई बहुत बड़ा, बहुत जरूरी राष्ट्रीय मसला हो तो बात सीधे सबसे बड़े स्तर पर यानी सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है। अच्छा, तो ये अधिकार कब काम आता है? ये सिर्फ कुछ खास तरह के बड़े विवादों के लिए है। जैसे कि मान लीजिए भारत सरकार और किसी एक राज्य के बीच कोई तकरार हो गई, या फिर केंद्र और कुछ राज्य एक तरफ हैं और कुछ दूसरे राज्य दूसरी तरफ, या फिर दो या दो से ज्यादा राज्यों के बीच ही आपस में कोई बड़ा मतभेद हो गया। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट एक न्यूट्रल अंपायर की तरह काम करता है। चलिए इसे एक असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच किसी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कोई बहुत बड़ा विवाद हो जाता है। तो ये मामला किसी जिला अदालत या हाईकोर्ट में नहीं जाएगा, ये सीधे सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जाएगा। यही है आर्टिकल 131 की असली पावर। अच्छा, ये तो हो गया सीधा रास्ता, पर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के और भी रास्ते हैं जिन्हें हम अपील का रास्ता कहते हैं। इसकी शुरुआत होती है आर्टिकल 132 से। ये उन मामलों के लिए है जहां सवाल खुद हमारे संविधान की व्याख्या का हो। तो कोई संवैधानिक मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता कैसे है? देखिए, प्रोसेस ये है कि मामला पहले किसी निचली अदालत से शुरू होकर हाईकोर्ट पहुंचता है। अब अगर हाईकोर्ट को लगता है कि इस केस में संविधान से जुड़ा कोई बहुत जरूरी कानूनी सवाल है, तो वो आर्टिकल 134A के तहत एक सर्टिफिकेट देता है, और बस इसी सर्टिफिकेट के आधार पर वो केस सुप्रीम कोर्ट में सुना जा सकता है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए सरकार कोई नया कानून लेकर आती है और किसी को लगता है कि अरे, ये कानून तो मेरे मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। अगर हाईकोर्ट को भी लगता है कि ये वाकई संविधान की व्याख्या का एक गंभीर मामला है, तो वो इसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए सर्टिफाई कर सकता है। इस तरह आर्टिकल 132 ये पक्का करता है कि संविधान का फाइनल इंटरप्रेटर, मतलब अंतिम व्याख्या करने वाला, सुप्रीम कोर्ट ही है। तो संवैधानिक मामलों के अलावा अपील के दो और रास्ते हैं। एक है सिविल मामलों यानी दीवानी मामलों के लिए, और दूसरा है क्रिमिनल यानी फौजदारी मामलों के लिए। इनके बारे में हमें आर्टिकल 133 और 134 में बताया गया है। अच्छा, इन दोनों को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि भाई ये सिविल और क्रिमिनल केस होते क्या हैं। देखिए, सिविल मामले आमतौर पर प्रॉपर्टी, पैसे या कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े होते हैं। वहीं क्रिमिनल मामलों में चोरी, मर्डर जैसे अपराध और उनकी सजा की बात होती है। और इन दोनों तरह के मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की शर्तें भी अलग अलग हैं। सिविल मामलों में आर्टिकल 133 के हिसाब से हाईकोर्ट को यह सर्टिफिकेट देना होता है कि केस में कोई बड़ा कानूनी सवाल है जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही करना चाहिए। और क्रिमिनल मामलों में तो एक बहुत ही खास बात है। आर्टिकल 134 कहता है कि अगर हाईकोर्ट ने किसी को बरी करने के फैसले को पलटकर मौत की सजा दे दी हो, तो ऐसे में अपील अपने आप, मतलब ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट में हो जाती है। बाकी गंभीर मामलों में हाईकोर्ट के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। चलिए अब आते हैं आज के हमारे आखिरी आर्टिकल 135 पर। यह बड़ा दिलचस्प है। ये एक तरह से इतिहास और आज को जोड़ता है। मतलब ये आर्टिकल ये पक्का करता है कि जो भी पावर, जो भी शक्तियां 1950 से पहले की फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के पास थीं, वो सारी की सारी हमारे आज के सुप्रीम कोर्ट को विरासत में मिली हैं। इससे न्यायिक शक्तियों में कंटिन्यूटी बनी रहती है और ये सुनिश्चित होता है कि कोई भी मामला कानूनी खालीपन की वजह से अटक न जाए। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट तक न्याय पहुंचाने के 5 अलग अलग रास्ते।
चलिए अब एक बार फटाफट इन सभी को एक साथ दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। तो न्याय के इन रास्तों का सार यह है। आर्टिकल 131 सरकारों के बीच विवादों का सीधा रास्ता। आर्टिकल 132 संविधान की व्याख्या पर आखिरी फैसला। आर्टिकल 133 बड़े दीवानी मामलों के लिए। आर्टिकल 134 सबसे गंभीर आपराधिक मामलों के लिए। और आर्टिकल 135 जो 1950 से पहले की अदालत की शक्तियों को आज भी जिंदा रखता है। कुल मिलाकर ये सारे अनुच्छेद मिलकर ये तय करते हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट केंद्र, राज्यों और नागरिकों के बीच न्याय कैसे सुनिश्चित करता है और हमारे लोकतंत्र के संतुलन को कैसे बनाए रखता है। और इसी संतुलन पर हमारे देश की पूरी नींव टिकी है। तो आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।